गुड मॉर्निंग गाइस, मैं सेल्फ डॉक्टर जलाटो। होपफुली आप सब अच्छा कर रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे। चलो आज के एक लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लांट किंगडम पार्ट 2 से। तो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था प्लांट किंगडम में 2 किंगडम सिस्टम पढ़ा, कैरोलस लिनियस ने दिया था। आपसे फर्स्ट पे ध्यान रखना कि सारे लोग हम पहले लिख चुके हैं, तो मैं सिर्फ बोलूँगा, आप बोलने पर ध्यान देना है। ओके, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा था, उसको दिया था कैरोलस लिनियस ने। फिर 3 किंगडम पे गए, वो दिया था आपका हैकेल ने, अर्नस्ट हैकेल ने। ठीक है, फिर 4 किंगडम पढ़ा था हम लोगों ने, वो दिया था आपका 4 किंगडम आपका दिया था कुपलैंड ने। ओके, इसका पूरा नाम है एक्चुअली फॉकनर कुपलैंड। फिर आपका 5 किंगडम सिस्टम आपने पढ़ा था जो हमारे RXBK करने गया था। ठीक है, और फिर 6 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था, वो हमारे साइंटिस्ट थे कोल्बूस ने क्या था। तो हम लोगों ने सब पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सबसे सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन है। उसमें वही 5 चीज़ आपको बताया कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई के बारे में लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। आपको एनसीईआरटी में जो नहीं कवर किया उससे ज़्यादा कुछ कवर नहीं करना आपको। ठीक है, तो इसके बाद अलग चैप्टर किया हुआ प्लांटी किंगडम, एनिमल किंगडम। ओके, तो अब प्लांटी किंगडम हम लोगों ने स्टार्ट किया। ऑब्वियसली किंगडम पे वही था, मोनेरा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया हम लोगों ने। ओके, फिर उसके बाद कैरोलस लिनियस ने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया आपको। वो मेनली बेसिस था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ द प्लांट। ठीक है, उसके बाद आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन आया जो आपके बेहतर में करने के आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन वो सबसे मोस्ट और प्रोबेबली साइंटिफिकली सबसे प्रूफ सक्सेसफुली क्लासिफिकेशन था वो। उसके बाद हम लोगों ने एक चीज और टर्म लास्ट टाइम जाते जाते बोल के गए थे हम लोग, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो उस फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन से आज हम लोग लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और बहुत कुछ पढ़ेंगे। आज लोग एल्गी पढ़ेंगे, प्लांटी किंगडम में ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन होता क्या है। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कुछ नहीं है। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है, उनका आपस में इंटरेक्शन कैसे हो रहा है और उनका इंटरेक्शन इन्वायरमेंट के साथ कैसा है, उसको हम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, फाइलोजेनेटिक मतलब एक तरह से ऑर्गेनिज्म कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही है और कैसे इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रही है, बस वही फाइलोजेनी है। और उसी को आगे जाके हम लोग क्लासिफिकेशन बोलते हैं जब उसके अंदर स्पीशीज को डिवाइड कर दिया जाता है। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का आपके इंसेट में एक लाइन दी हुई है कि इसके बारे में बहुत कोशिशें की गई कि इसको प्रूव किया जाए, साइंटिफिकली प्रूव किया जाए। और यहाँ तक कि ये भी कोशिशें की गई कि क्लासिफिकेशन कुछ एविडेंस मिले कि नहीं मिले, लेकिन अभी तक इस क्लासिफिकेशन का कोई फॉसिल एविडेंस नहीं मिला आज तक। ओके, तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में एक बात बोली गई है कि कोई भी 2 स्पीशीज जो कैरेक्टर में या फीचर्स में एक दूसरे से सिमिलर है, तो उनके जो एंसेस्टर होते हैं या उनके आगे की जो जनरेशन होती है वो उनके एंसेस्टर होंगे। जैसे हम देख रहे हैं कि 2 स्पीशीज है, स्पीशीज 1, स्पीशीज 2, स्पीशीज 3। तो अब स्पीशीज 1 और स्पीशीज 2 के जो जेनर यानी जीनस वो सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि स्पीशीज 1 और स्पीशीज 2 का जो एंसेस्टर होगा वो भी सेम होगा। सेम एंसेस्टर ऑफ 1 एंड 2। उसके बाद फैमिली क्या होगा, क्या स्पीशीज 1 और 2 के जीनस सेम है। अब आगे जाके क्या होगा, इसका जीनस और स्पीशीज 3 का जीनस सेम है, तो यानी सेम फैमिली के हैं, तो इस पे क्या बोल सकते हैं कि इनके सेम एंसेस्टर होंगे, सेम एंसेस्टर ऑफ 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो बस यही बोला गया था आपको फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में कि सेम स्पीशीज के एंसेस्टर भी सेम होते हैं। ओके, तो बस इतना सा बोला गया फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में, और इसका कोई अभी तक फॉसिल एविडेंस नहीं मिला है। ठीक है, तो इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी में मेंशन इसलिए मैंने आपको बता दिया। ओके, इसके बाद हम लोग एक चीज और देखते हैं कि
हम प्लांट किंगडम पे तो जा रहे हैं, लेकिन यहाँ क्लासिफिकेशन को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे आपकी बहुत सारी क्वायरीज है, डाउट्स है, वो बहुत क्लियर हो जाएंगे। और ये भी आपको पता लग जाएगा कि प्लांट किंगडम में जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स आएंगे, एल्गी हो गया आपका, और जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, कि ये कैसे आके सेल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में दूसरे से सिमिलर है, डिसिमिलर है, इनका एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट कैसे होगा, तो उस चीज़ को हम लोग आज थोड़ा सा देख लेते हैं। ज़्यादा बड़ा क्लासिफिकेशन नहीं है, पर मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे आपके। तो किंगडम आपका प्लांटी है, प्लांटी किंगडम आगे डिवाइड हो जाता है भाई दो सब किंगडम में। अब दो सब किंगडम कौन कौन से हैं? एक तो आपका आ गया क्रिप्टोगेमस, क्रिप्टोगेमी, और एक आपका आ गया है स्पर्मेटोफाइटा। इन दोनों टर्म को भी हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कि दोनों टर्म क्रिप्टोगेमी और स्पर्मेटोफाइटा के दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके, क्रिप्टो मतलब क्या है? छिपा हुआ, हिडन, ठीक है। तो इनमें जो सीड होता है वो छिपा हुआ होता है, हिडन होता है। ओके, स्पर्मेटोफाइटा मतलब स्पर्म है, स्पर्म मतलब सीड, कि मतलब सीड प्रोड्यूस करते हैं। ओके, अब आगे जाके क्या होगा, क्रिप्टोगेमी दो पार्ट में डिवाइड हुआ। तो आपका आ गया थैलोफाइटा, और तीन पार्ट में डिवाइड होता है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, एंड एक आ गया आपका टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और स्पर्मेटोफाइटा में सिर्फ दो ही आएंगे आपके, क्या आएंगे भाई? एक तो जिम्नोस्पर्म आएगा, और एक आपका आएगा एंजियोस्पर्म। मैं आपको जो बातें बताना चाहता हूँ क्रिप्टोगेम और स्पर्मेटोफाइटा में क्या डिफरेंस तो आप नोट करते जाइए। क्रिप्टोगेम मतलब हिडन, स्पर्मेटोफाइटा जो स्पर्म एंड सीड प्रोड्यूस करते हैं। आगे जाके थैलोफाइटा में दो डिवीजन हो जाते हैं, एक होता है फंजाई और एक होता है एल्गी। तो आप देखेंगे फंजाई एल्गी को एक ही साथ रखा गया है थैलोफाइटा के अंदर। ओके, और आगे जाके एंजियोस्पर्म में दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक हो जाता है मोनोकोट, एक हो जाता है डाइकोट, और एक हो जाता है मोनोकोट। ठीक है, तो ये डिवीजन आप देख लीजिए एक बार। किंगडम प्लांट लिए आगे जाके सब किंगडम हो गए, क्रिप्टोगेमी, स्पर्मेटोफाइटा, फिर क्रिप्टोगेमी आगे डिवाइड होता है डिवीजन्स में, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। देन थैलोफाइटा आगे जाके डिवाइड होता है फंजाई, एल्गी में, और स्पर्मेटोफाइटा के आगे जाके डिवीजन होता है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में, और आगे जाके एंजियोस्पर्म डिवाइड होता है डाइकोट एंड मोनोकोट में। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है? थैलस बॉडी किसका होता है? थैलस बॉडी फंजाई का होता है, एल्गी का होता है। क्वेश्चन आ गया कि किस ऑर्गेनिज्म में थैलस बॉडी पाई जाती है? यहाँ से देख लेंगे हम, एल्गी में थैलस बॉडी पाई जाती है, एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। उसके बाद आता है कि जैसे ब्रायोफाइटा और आपका टेरिडोफाइटा, क्वेश्चन आ गया कि प्रोथैलस बॉडी किसमें पाई जाती है? तो आपको प्रोथैलस बॉडी हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर आगे जाके, तो पढ़ेंगे कि ब्रायोफाइटा में पाई जाती है प्रोथैलस बॉडी, ओके, वो टेरिडोफाइटा में पाई जाती है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये लोग हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि स्पर्मेटोफाइटा के अंदर कौन कौन से डिवीजन आते हैं। ओके, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आते थे, क्वेश्चन यहाँ क्लियर हो गया। तो आपको दे देगा स्पर्मेटोफाइटा के अंदर कौन कौन से डिवीजन आते हैं, ब्रायोफाइटा दे दिया, टेरिडोफाइटा दे दिया, एक जिम्नोस्पर्म दे दिया, और एक आपको दे दिया फंजाई दे दिया, लेकिन आंसर जाएगा जिम्नोस्पर्म। एक क्वेश्चन यहाँ क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं। क्रिप्टोगेमी के अंदर कौन कौन से डिवीजन आते हैं, उनके भी दो नाम दे दिए, इनके भी दो नाम दे दिए, तो आंसर आ जाएगा ये वाले, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ओके, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको। तो क्लियर है सब कुछ? ओके, आगे बढ़े। अब आपके एनसीईआरटी में कुछ टर्म दी हुई, जैसे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटोटॉक्सिकल टैक्सोनॉमी, और उसके बाद कीमोटैक्सोनॉमी।
तो जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी यानी कुछ न्यूमेरिकल मतलब नंबर से रिलेटेड होगा। ओके, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। ओके, एक आपका दिया हुआ है साइटोटॉक्सिकल टैक्सोनॉमी। साइटोटॉक्सिकल, साइटो बोला रहा है मतलब सेल्स, तो साइंस ऑफ द सेल्स या फिर स्टडी ऑफ द सेल्स क्या होती है, साइटोलॉजी। तो साइटो मतलब साइटोलॉजी से रिलेटेड है। इसके बाद आता है कीमो, कीमो टैक्सोनॉमी। कीमो वर्ड आ रहा है, कीमो मतलब कुछ केमिकल्स सोचा है यहाँ पर, केमिकल सोचा मतलब कुछ ना कुछ केमिकल्स आएंगे, उसी के बेस पे जो टैक्सोनॉमी है उसको न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप देखिए। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या होता है, मेनली कि जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, हम बात कर रहे हैं प्लांट किंगडम, तो प्लांट किंगडम के जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर हैं उनको प्रोसेस किया जाएगा कंप्यूटर के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू प्रोसेस किया जाएगा, यानी कैरीड आउट बाय कंप्यूटर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, और ईच कैरेक्टर को या प्रत्येक कैरेक्टर को क्या होगा, एक नंबर या कोड दे दिया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कोई कैरेक्टर है 1 1 2 1 1 3, ये कैरेक्टर है किसी का आई का, किसी के विंग्स का। ठीक है, तो हम जैसे कंप्यूटर में 1 1 2 डालते हैं, 1 1 3 डालते हैं, तो ये तुरंत ये पेज ओपन हो जाएगा, ये दिखा देगा कि हाँ इसके पास आई के इसके पास विंग्स फीचर है। ठीक है, तो प्रत्येक कैरेक्टर को एक नंबर या कोड दिया जाता है। ठीक है, और क्या होता है, दूसरा पॉइंट और लिख देते हैं इसके आगे, each character given equal importance, प्रत्येक कैरेक्टर को क्या है कि इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाएगी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि किसी के पास पाँव है तो उसको इंपॉर्टेंस ज्यादा दी जा रही है, किसी के पास विंग्स है उसको इंपॉर्टेंस कम दी जाए, ऐसा कुछ नहीं, सब कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाएगी। यही सबसे बेस्ट बेनिफिट है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का। ओके, ठीक है, गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस, तो ये आपका न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के कैरिड आउट बाय द कंप्यूटर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स एंड ईच कैरेक्टर गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस, और प्रत्येक कैरेक्टर को एक नंबर या कोड दिया जाता है। प्रोसेसिंग करने के बाद वो कैरेक्टर हमारे सामने आ जाएगा। ओके, साइटोटॉक्सिकल, जैसे नाम से पता लग रहा है साइटो, यानी साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन देता है आपको। क्या देगा आपको, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन देगा। साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन देगा किसके बारे में, क्रोमोसोम बिहेवियर, स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम बिहेवियर, स्ट्रक्चर एंड शेप, इन सब के बारे में आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, यानी साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम बिहेवियर, स्ट्रक्चर एंड शेप, वो किससे मिलेगी, साइटोलॉजिकल टैक्सोनॉमी से। ओके, इससे इतना ही याद रखना है आपको। इसके आगे कीमो टैक्सोनॉमी। कीमो टैक्सोनॉमी क्या, कुछ प्लांट्स होते हैं जो केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन मिलेगी कीमो टैक्सोनॉमी मिलेगी, यानी केमिकल सब्स्टिट्यूट ऑफ प्लांट्स और एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी किस प्लांट से कौन सा केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट किया है, किस एनिमल ने किस लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन सा केमिकल सीक्रेट किया है, इसको हम डिफर कर सकते हैं कीमो टैक्सोनॉमी के बेसिस पे। उनका इफेक्ट क्या होगा, ओके, उनका क्या फायदा, उनका क्या मेरिट, डीमेरिट, ये सब हमको कीमो टैक्सोनॉमी बताती है। ओके, क्लियर है, हमारी क्लियर गाइस? ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम अपना मेन टॉपिक है आज का LBL। ओके, तो वो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। LB क्या है, कुछ नहीं है। LB थैलोफाइटा है, कुछ टाइम पहले पढ़ा था, थैलोफाइटा होता है LB और कुछ नहीं है। सो DLE इसको हम कैसे पढ़ेंगे आपको हम बता देते हैं। ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ पॉइंट पर उसी तरीके से आपको पढ़ना है, उससे थोड़ा सा क्या है कि याद रखने में इजी होगा। तो सबसे पहले इसके फीचर देखते हैं, LB क्या होता है।
ओके, एल्गी में सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन एंड इसका हैबिटेट्स। इंट्रोडक्शन में लोग देखेंगे कि एल्गी क्या है। एल्गी एक थैलस सेलुलर ऑटोट्रॉफिक थैलस सेलुलर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। थैलस सेलुलर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, यानी इसमें सेलुलर टाइप का ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑटोट्रॉफिक मतलब हम लोग पढ़े हैं पहले भी, दो टाइप का होता है, फोटोसिंथेटिक करते हैं, केमोसिंथेटिक करते हैं। तो मेरे लिए फोटोसिंथेटिक वाला थैलस टाइप का होता है, मतलब जो इसमें थैला जैसा कुछ होता है, ठीक है। थैला उसमें क्या होता है कि कोई रूट स्टेम और लीव्स वगैरह नहीं होती, तो वो थैलस होता है, इस टाइप का ऑर्गेनिज्म है। और ये पाए कहाँ जाएंगे, इनके हैबिटेट्स क्या है। तो ये मेनली क्या होती है कि जो मॉइस्ट एरिया होता है, मॉइस्ट एरिया हो गया, उसके बाद जो शेडेड एरिया होता है, शेडेड एरिया, मॉइस्ट एरिया, शेडेड एरिया, वहां ये पाए जाते हैं, ठीक है। ये हो गया मॉइस्ट एरिया, शेडेड एरिया में पाए जाते हैं, ओके। अब दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं इसमें इनका स्ट्रक्चर, कुछ एल्गी क्या होते हैं कि कुछ एल्गी आपके फिलामेंटस टाइप होते हैं कुछ, ओके, और कुछ बहुत बड़े होते हैं, मतलब जैसे जो हायर प्लांट होते हैं उनकी हाइट के होते हैं या उनके टाइप के बॉडी स्ट्रक्चर होता है उनका, कुछ फिलामेंटस होते हैं और कुछ यूनिसेलुलर भी होते हैं। तो कौन कौन से यूनिसेलुलर है वो देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में जो आपके यूनिसेलुलर हैं वो एक ही है, लिया क्लोरेला, क्लोरेला, इसका भी इंपॉर्टेंस हम बात पढ़ेंगे जब हम एल्गी का इंपॉर्टेंस पढ़ने जाएंगे। फिलामेंटियस, फिलामेंटस में आप पढ़ोगे यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स जो होता है फिलामेंटियस है। इसके बाद कोलोनियल, कॉलोनी बनाते हैं, इस कॉलोनी के अंदर क्या होगा कि कॉलोनी पूरा बोल जैसा कॉलोनी बनेगा। आपका डायग्राम दिया होगा, डायग्राम को रेफरेंस लेके हम चलेंगे, सारा डायग्राम एनसीईआरटी के हम लेके चलेंगे, ठीक है। कॉलोनियल क्या होता है कि कॉलोनी बना के रखते हैं जिसके अंदर बहुत सारे डॉटर्स एल्गी भी होते हैं, एक सिस्टर एल्गी जिनको बोलते हैं। तो कॉलोनियल का एग्जांपल है आपका वॉलकॉप्स, ओके। ये स्ट्रक्चर बेसिस पे होगा यूनिसेलुलर, फिलामेंटस और कॉलोनियल। और कुछ होते हैं जो लार्ज एल्गी होते हैं, बहुत बड़ी विशालकाय एल्गी, एग्जांपल इसका केल्प। तो ये आपका स्ट्रक्चर भी हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब इसके आगे थोड़ा सा और चलते हैं हम लोग, इससे आगे जाके हम लोग देखेंगे कि इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ओके। रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो तीन टाइप का रिप्रोडक्शन इसमें पाया जाता है। पहला रिप्रोडक्शन हम लोग देखेंगे ये आपका होता है वेजिटेटिव टाइप। वेजिटेटिव का रिप्रोडक्शन कैसे होता है भाई? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम लोग देखते हैं कि मेनली फ्रेगमेंटेशन से होता है कि कोई भी एल्गी का एक छोटा सा पार्ट टूट के अलग हो जाता है, तो वो भी इसके सेम अकॉर्डिंग एल्गी बना देता है, दो एल्गी हो गए सेम टाइप के, तो ये वेजिटेशन टाइप हो गया। तो वेजिटेटिव में हम लोग लिखेंगे फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। दूसरा रिप्रोडक्शन होता है आपका सेक्सुअल, हाँ वही आप समझ रहे हैं, सॉरी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। क्या समझ रहे हैं? समझते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कि हम लोग जैसे वन जनरेशन टू वन जनरेशन आगे बढ़ते हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ओके। रिप्रोडक्शन का हम लोगों का मेन टारगेट यही होता है जनरेशन को कैसे आगे बढ़ाना है, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? वो होता है आपका जू स्पोर से, जू स्पोर्स होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है? जू स्पोर्स होता है। इस टाइप के स्पोर्स होते हैं, ठीक है, इससे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उसके बाद थर्ड टाइप का रिप्रोडक्शन आता है आपका सेक्सुअल।
स्ट्रक्चरल प्रोडक्शन में तीन टाइप का दिखाया गया है इसमें, ठीक है, एक आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और एक ओगेमी। तो आइसोगेमी के नाम से पता लग रहा है आइसो है सिमिलर, समथिंग इज सिमिलर इन दैट टर्म, दैट आइसो, यानी कुछ तो सिमिलर है इस टर्म में। क्या सिमिलर है देख लेते हैं। जब दो गैमेट फ्लैजिलेटेड होते हैं प्लस सिमिलर होते हैं साइज में, सिमिलर इन साइज, तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है आइसोगेमी के लिए, सिमिलर इन साइज, ठीक है, या फिर नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं बट स्टिल सिमिलर इन साइज, यानी अभी भी साइज में एक जैसे ही है वो। होपफुली आपको मेरी हिंदी समझ में आ रही होगी, मैं बहुत मैक्सिमम हिंदी में रहा हूँ, तो टर्म है वो इंग्लिश में बोल रहा हूँ, तो मैं उन टर्म्स को भी मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। यानी जिनके पास फ्लैजिला होते हैं और साथ में सिमिलर होते हैं साइज में, और जिनके पास नॉन फ्लैजिला मतलब फ्लैजिला नहीं होते पर वो भी सिमिलर होते हैं साइज में, तो इन दोनों टर्म को हम बोलेंगे आइसोगेमी। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या हुआ, फ्लैजिलेटेड प्लस सिमिलर इन साइज। इसका एग्जांपल आपका स्पायरोगायरा, और नॉन फ्लैजिलेटेड प्लस स्टिल सिमिलर इन साइज। इसका एग्जांपल होगा आपका यूलोथ्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है एनाइसोगेमी। एनाइसोगेमी में क्या होता है कि पता लग रहा है जहां पर ए वर्ड आ गया मतलब नहीं, वो चीज वहां फॉलो नहीं होगी। किसी भी चीज के आगे ए वर्ड या ए एन वर्ड आ जाए वो चीज वो फॉलो नहीं होगी। एनाइसोगेमी के आगे एन आ गया मतलब ये सिमिलर नहीं है, ठीक है, डिसिमिलर इन साइज। डिसिमिलर इन साइज इसमें क्या होगा, इसका एक एग्जांपल आपका इंसर्टेड है यूडोराइना। यूडोराइना, ओके। थर्ड टाइप का रिप्रोडक्शन यानी थर्ड टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा होता है, वो होता है आपका ओगेमी। ओगेमी में क्या होगा, एक मेल गैमेट होगा एक फीमेल गैमेट होगा, सिंपल सी चीज है, मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट। लेकिन जो मेल गैमेट होगा ये होगा आपका मोटा है, यानी मोटा है तो मतलब चलने की कैपेबिलिटी है, इसमें चलने की क्षमता है, वो कहां से आएगी आपके फ्लैजिला से, ठीक है, इसमें फ्लैजिला मिलेगा। प्लस ये क्या होगा, स्मॉल होगा। फीमेल गैमेट क्या होगा, नॉन मोटाइल होगा, यानी इसमें कोई फ्लैजिला नहीं है। प्लस ये लार्ज हो, तो इस टाइप का जो सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है मेल गैमेट्स प्लस फीमेल गैमेट्स के थ्रू, इसमें मेल गैमेट मोटाइल होता है मतलब उसमें कोई फ्लैजिला नहीं है, ठीक है, उसे मोटाइल होता है जिसमें फ्लैजिला है, साथ में वो स्मॉल होगा। और दूसरा जो फीमेल गैमेट है उसमें कोई फ्लैजिला नहीं है, नॉन मोटाइल, एक ही जगह पे रुका रहेगा और वो लार्ज होगा। मतलब इस टाइप के गैमेट में क्या होता है, इस टाइप के रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि मेल गैमेट से जो स्पर्म होगा या एंथ्रोजोनिया होगा वो निकल के फीमेल गैमेट के पास जाएगा। किसके थ्रू जाएगा, वाटर के थ्रू जाएगा। पर हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं कि कहाँ पाया जाता है, मॉइस्ट एरिया में पाया जाता है। तो सारी चीजें जो उससे रिलेटेड है, क्लियर, ओके। इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। इसका एग्जांपल है यहाँ पर वॉलबॉक्स एंड फ्यूकस। तो ओगेमी के एग्जांपल हम लोग देख लिए यहाँ पर, वॉलबॉक्स एंड फ्यूकस। तो ये चीज हो गया के इंट्रोडक्शन के बारे में, इंट्रोडक्शन हैबिट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उसमें देखते हैं कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। कुछ भी हम लोग चीज पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग मेरिट डिमेरिट देखते हैं, क्लासिफिकेशन तो बाद में आता है, इंट्रोडक्शन सबसे पहले आता है, ठीक है। उसका मेरिट डिमेरिट देखना जरूरी है कि आगे बढ़ रहा है तो उसका फायदा क्या है, हमारे डेली लाइफ में का क्या यूज है, या ह्यूमन बीइंग्स के लिए क्या इनकी इंपॉर्टेंस है। तो इंपॉर्टेंस, पहली इंपॉर्टेंस क्या है, पहले इंपॉर्टेंस ये कि एल्गी जो होते हैं एटलीस्ट 50% कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करते हैं ये ओशन के अंदर, पहले ओशन में पाए जाते हैं
फ्रेश वाटर हो सकता है, मेराइन हो सकता है, एक्वेटिक हो सकता है। तो ये CO2 फिक्सेशन करते हैं, पहला इंपॉर्टेंस CO2 फिक्सेशन करते हैं, वो भी ऑलमोस्ट या एटलीस्ट 50% ऑफ द इन्वायरमेंट। ओके, CO2 फिक्सेशन करते हैं ऑलमोस्ट 50% ऑफ द इन्वायरमेंट। ओके, तो एक इंपॉर्टेंस हो गया कि वो CO2 फिक्सेशन करते हैं, CO2 फिक्सेशन करते हैं ऑलमोस्ट। ओके, तो इंपॉर्टेंस CO2 फिक्सेशन ऑलमोस्ट 50% ऑफ द इन्वायरमेंट। तो एल्गी क्या करते हैं कि CO2 फिक्सेशन करते हैं और इन्वायरमेंट का जितना भी है फिक्सेशन, उसका 50% CO2 फिक्सेशन वो एल्गी करते हैं। ये इसका एक इंपॉर्टेंस हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंस हम लोग देखेंगे कि ये जो एल्गीज होते हैं, ये एल्गीज also act as a producer, ठीक है, फूड प्रोड्यूसर फॉर द एक्वाटिक एनिमल्स। ओके, तो ये एक्ट करते हैं एज ए फूड प्रोड्यूसर। तो ये ऐसे एक्ट एज ए फूड प्रोड्यूसर की तरह एक्ट करते हैं। तो कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जैसे लैमिनेरिया, सारगैसम एंड पोरफायरा। लैमिनेरिया, सारगैसम ये आपके ब्राउन एल्गी में आते हैं, जबकि पोरफायरा आपका रेड एल्गी का पार्ट है। ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग उसको आगे। ठीक है, तीसरा चीज हम लोग देखते हैं कि कुछ एल्गीज होते हैं जो एगार प्रोड्यूस करते हैं। एगार प्रोड्यूसर। ओके, एगार से ऐसे कौन कौन सी चीजें आती हैं हम लोग देखेंगे। जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया है, ये लोग एगार प्रोड्यूस करते हैं। और एगार का मेन यूज क्या है? एगार का मेन यूज क्या है? आपका आइसक्रीम बनाने में, जेली बनाने में एगार का यूज होता है। ओके, तो ये लोग क्या है आपका एगार प्रोड्यूस करते हैं। एग्जांपल कौन कौन से हैं आपके? जिलेडियम, ग्रेसिलेरिया, तो ये लोग आपके एगार प्रोड्यूस करते हैं। और फोर्थ क्या है कि आपके कुछ एल्गीज होते हैं जो हाइड्रोकोलोइड का प्रोडक्शन करते हैं। हाइड्रोकोलोइड्स क्या है कि वाटर एब्जॉर्बेबल सब्सटेंस है। वाटर एब्जॉर्बेबल सब्सटेंस है। तो हाइड्रोकोलोइड्स के अंदर कौन कौन से एल्गी आएंगे? एक तो आपका है एल्जीन, एक आपका है केराटिन। एल्जीन जो है आपका, केराटिन जो है, ये आपको ध्यान देते हैं कौन से एल्गी। एल्जीन आपका है ब्राउन एल्गी, केराटिन है आपका रेड एल्गी। ठीक है, एक आपका यूनिसेलुलर एल्गी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, कोलेरा। यूनिसेलुलर एल्गी जो होता है तो क्लोरेला क्या काम आता है? क्लोरेला क्या है कि इसमें क्या होता है कि रिच न्यूट्रिएंट कंटेंट होते हैं इस क्लोरेला में, ऐसे फूड। यूनिसेलुलर क्लोरेला होता है, इसमें रिच न्यूट्रिएंट कंटेंट होते हैं, ऐसे फूड मटेरियल या फूड कंटेंट की तरह इसे स्पेस में तो साइंटिस्ट होते हैं, एस्ट्रोनॉट होते हैं, वो यूज करते हैं इसको। ठीक है, और कुछ एल्गीज होते हैं जैसे हार्वेलिया एंड सिफेलोरस, जो पैरासाइटिक एल्गी है। पैरासाइटिक एल्गी कौन कौन से होते हैं? तो सिफेलोरस, ये आपका ग्रीन एल्गी में आता है, सिफेलोरस। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि रेड रस्ट ऑफ टी डिजीज होता है। इसके बाद दूसरा आता है तो हार्वेलिया, ये आपका आता है रेड एल्गी में। ठीक है, दोनों ही पैरासाइटिक एल्गी हैं आपके। तो बहुत सारी चीजें पढ़ी हमने। इंपोर्टेंस के अंदर CO2 फिक्सेशन करते हैं ऑलमोस्ट 50% ऑफ द एनवायरनमेंट। एक्ट एज अ फूड प्रोड्यूसर, फूड प्रोड्यूसर के अंदर कौन कौन से एल्गी आते हैं? लैमिनेरिया, सारगैसम एंड पोरफायरा। उसके बाद एगार प्रोड्यूसर को एगार का प्रोड्यूस करते हैं जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया।
उसके बाद हाइड्रोकोलोइड्स को कौन प्रोड्यूस करते हैं, एल्जीन केराटिन। उसके बाद यूनिसेलुलर क्लोरेला जो होता है न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है इसमें, इसलिए इसका एज अ फूड कंटेंट के रूप में यूज किया जाता है। एवं स्पेस में भी जो एस्ट्रोनॉट होते हैं इसको यूज करते हैं खाने के लिए क्लोरेला को, क्योंकि लाइट वेट होता है, वहाँ पर ज़्यादा वजन लेके जा नहीं सकते, ठीक है, और बहुत सारे न्यूट्रिशन एक साथ मिल जाता है एकदम लाइट वेट में या फिर बहुत कम कंटेंट, इसलिए इसका यूज किया जाता है क्लोरेला का। फिर आता है पैरासाइटिक एल्गी। पैरासाइटिक एल्गी में क्या होता है, सिपिलियस होता है ग्रीन एल्गी जो रेड रस्ट ऑफ टी होता है, और उसके बाद होता है हार्वेलिया, ये दोनों पैरासाइटिक एल्गी हैं। सिपिलियस ग्रीन एल्गी होता है, हार्वेलिया होता है रेड एल्गी। इसके अलावा एक और है आपका एसिटाब्युलेरिया, वो बस आपको याद रखना है। एसिटाब्युलेरिया यूनिसेलुलर एल्गी होता है जो आपका क्लोरोफाइटा का पार्ट है। ओके, तो हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया इंट्रोडक्शन, हैबिट्स के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में, उसके इंपॉर्टेंस क्या क्या है डेली लाइफ में, ह्यूमन बीइंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, एक्वाटिक के लिए और एनवायरनमेंट के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो हमने क्लियर कर लिया एक एल्गी के बारे में। तो अब इसका क्लासिफिकेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे एल्गी का। और क्लासिफिकेशन को मैं आपको ऐसे डिफरेंस करके पढ़ाऊंगा, तीनों में डिफरेंस करके, ऐसे थ्योरी की तरह नहीं पढ़ाऊंगा कि पहले मैंने आपको ब्राउन एल्गी पढ़ा दिया या फिर ग्रीन एल्गी पढ़ा दिया, फिर ब्राउन एल्गी पढ़ाया, फिर रेड एल्गी बनाया, उससे पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, वो याद करने में बड़ा मुश्किल होगा। कंपैरिजन करके पढ़ोगे चीजों को तो अच्छे से याद होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कंपैरिजन करते हैं तीनों एल्गी में। सबसे पहले आता है आपका क्लोरोफाइसिन, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्लोरोफाइसिन, फियोफाइसिन, फियोफाइसिन एंड देन लास्ट इज रोडोफाइसिन। जैसे नाम से पता है रोडो, ये हर क्या है, रोड डालेगा, मतलब थोड़ा सा एक पता है कि फैमिली में 3 बच्चों में थोड़ा एक अलग से चलता है, एक तो अलग चलता है, हम लोग उसको बताएंगे बाद में, लाइन से ड्रॉ कर देते हैं डिस्टेंस करने के लिए। सबसे बदमाश एरिया आपका रोडोफाइसिन। ओके, क्या क्या इसमें जल्दी से पढ़ लेते हैं हम लोग, उसको बिना कोई टाइम वेस्ट किए तीनों में डिफरेंस पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहली चीज हम लोग पढ़ेंगे कि इनका क्लासिफिकेशन क्यों है। आपका बहुत बार क्वेश्चन आया कि इनको क्लासिफाई क्यों किया गया, इनके पिगमेंट की वजह से, इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से, या इनके स्टोर फूड की वजह से, या फिर इनके रिप्रोडक्शन के मेथड की वजह से। तो जो मेन आंसर है वो है इनके पिगमेंट की वजह से। पिगमेंट की वजह से इनको नाम दिया गया है, ग्रीन है तो क्लोरो, फियो यानी ब्राउन है तो फियो, रोडो यानी रेड है तो रेड, तो इनके पिगमेंट की वजह से इनको क्लासिफाइड किया गया है। तो ये चीज याद रखना। तो पहला फर्स्ट चीज पिगमेंट, इनके सब नाम हम लोग दे देते हैं, ग्रीन एल्गी, फियोफाइसिन यानी ब्राउन एल्गी, and the rhodophyceae is the red algae. Okay, तो पिगमेंट कौन कौन से पाए जाते हैं क्लोरोफाइसिन में? क्लोरोफिल ए, बी, ये इसके पिगमेंट्स हैं क्लोरोफाइसिन, क्लोरोफिल ए और बी। ओके, और कुछ इसमें कैरोटीनॉइड्स भी होते हैं। फियोफाइसिन, फियोफाइसिन में क्या होता है? क्लोरोफिल ए, सी, इसमें आपके कैरोटीनॉइड्स, ज़ैंथोफिल, और लास्ट इज द फ्यूकोज़ैंथीन। तो इनकी वजह से जो फियोफाइसिन का कलर होता है वो ग्रीन ऑलिव से लेकर ब्राउन तक होता है, ठीक है। तो फियोफाइसिन का, फिर रोडोफाइसिन, इसमें क्लोरोफिल ए, डी पाया जाता है। सबसे मेन पिगमेंट है इसका R-फाइकोइरेक्टिन।
इस पिगमेंट की वजह से ये रेड कलर का होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए मार्क किया हुआ है इसको। तो मैन वैसे से क्लासिफिकेशन पिगमेंट। सेकंड चीज आता है इसका, हम लोग देखते हैं सेकंड चीज में क्या, सेल वॉल। सेल वॉल, क्लोरोफाइसिन की जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, सेलुलोज होती है अंदर से, और बाहर से पेक्टोज। सेलुलोज प्लस पेक्टोज, जो चीज मैं आगे लिखूंगा वो इंटरनल है और पीछे लिखूंगा एक्सटर्नल, ध्यान रखना, ठीक है। CO5C की सेल वॉल क्या होती है, सेलुलोजिक सेल वॉल होती है इसकी। सेलुलोज पाया जाता है अंदर की साइड पर, बाहर की साइड जिलेटिन शीट यानी जिलेटिन की सेल होती है, जिलेटिन की सेल वॉल होती है बाहर की साइड। रोडोवाइसिन की सेल वॉल क्या होती है, रोडोवाइसिन में क्या होता है कि सेलुलोजिक सेल वॉल पाई जाती है, प्लस इसमें भी बाहर के साइड पैक्टिन पाया जाता है, ओके। सेल वॉल के बाद हम लोग जाते हैं तीसरा पॉइंट, स्टोर फूड की तरफ। स्टोर फूड क्या क्या होता है, क्लोरोफाइसिन में मेनली स्टोर फूड आपका होता है, आपका स्टोर फूड इसमें मेनली होगा स्टार्च होता है, ठीक है। पर ये स्टार्च सराउंडिंग करता है किसको, प्रोटीन को। अब मैं जो चीज आगे लिखूंगा वो एक्सटर्नल है और जो पीछे लिखूंगा इंटरनल है, यानी प्रोटीन सराउंडेड स्टोर से। तो इनमें जो स्टोर सराउंडेड होता है वो पायरिनोइड बॉडी में होता है। पायरिनोइड किस में पाई जाती है, आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ। पायरिनोइड आपको पाई जाते हैं क्लोरोप्लास्ट में, यानी फोटोसिंथेसिस हो रहा है क्लोरोप्लास्ट में। खाना बाहर कैसे बनेगा, तो फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट कर रहा है तो खाना बाहर कैसे बनेगा, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट में पायरिनोइड पाई जाती है, यहाँ पर ये स्टोरेज के रूप में अपना फूड स्टोर करते हैं, ओके। CO5C है, CO5C में क्या होता है कि यहाँ पर एक स्पेशल टाइप की स्टोर बॉडी या स्टोर फॉर्म पाया जाता है फूड का, उसको हम लोग बोलते हैं लैमिनेरिन या मैनिटोल। लैमिनेरिन प्लस मैनिटोल, ओके। रोडोफाइसिन में क्या होता है कि फ्लोरोडेल स्टार्च होता है, इसका स्ट्रक्चर किसके इक्वल होता है, ग्लाइकोजन एंड अमाइलोपेक्टिन के इक्वल इसका स्ट्रक्चर होता है। दो तीन चीजें कवर हो गया भाई, पिगमेंट हो गया, सेल वॉल हो गया, स्टोर फूड हो गया। चौथी चीज हम लोग देख लेते हैं, चौथी चीज में क्या देखेंगे वो देखते हैं। अगला चीज हम लोग देखते हैं इसके अंदर पिगमेंट सेल वो कंप्लीट हो गया, इनका हैबिटेट देखते हैं। क्लोरोफाइसिन मेनली आपको पाया जाएगा सब जगह में, एक्वाटिक में पाया जाएगा, मेराइन में पाया जाएगा, ठीक है। CO5C का आपका एक्वाटिक में पाया जाएगा, मेराइन में पाया जाएगा, पर मेनली होगा आपका एक्वाटिक में, ठीक है। ये दोनों जगह इक्वली। प्रोटोफाइसी आपका मेनली पाया जाएगा मेराइन वाटर में, एक्वाटिक में बहुत रेयर, ठीक है। डिफरेंस ये हो गया। अगला डिफरेंस क्या देख लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं फ्लैजिला के बारे में। तो ये पूरा सोसाइटी से अलग लेके चलता है, ठीक है। इसमें पिगमेंट्स बहुत अलग टाइप के हैं, खाना भी स्पेशली अलग टाइप से स्टोर होता है, और ये पाया भी अलग जाता है मेराइन में। बाकी तो एक्वाटिक और मेराइन दोनों पाए जाते हैं। फ्लैजिला होता है, यहाँ पर क्या होता है कि 2 से 8 फ्लैजिला होते हैं ग्रीन एल्गी में, जो इक्वल होते हैं और लैटरली होते हैं, ठीक है। CO5C में क्या होते हैं कि 2 से 6 फ्लैजिला होते हैं CO5C में, तो जो कैसे होते हैं, अनइक्वल होते हैं, पर होंगे लैटरल, ओके। प्रोटोफाइसी में तो 9 फ्लैजिला, तो देखो मैंने कहा था ना, ये बेटा एक एल्गी का थोड़ा अलग हट के चलता है सोसाइटी। छठा चीज हम लोग देखते हैं यहाँ पर रिप्रोडक्शन, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है रिप्रोडक्शन यहाँ पर। रिप्रोडक्शन में क्या देखेंगे हम लोग, सब में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सेम होगा, वेजिटेटिव सेम जूस स्पोर्स द्वारा, सेम जूस स्पोर्स द्वारा, दैट इज सेम जूस स्पोर्स द्वारा।
दूसरा प्रोडक्शन जो है वो है एसेक्सुअल। एसेक्सुअल प्रोडक्शन यहाँ पर जो होगा वो मेनली होगा आपका गैमेट्स, या बोल सकते हैं स्पोर्ट्स के द्वारा, ठीक है। तो और फियोफाइसिस में भी क्या होगा, स्पोर्ट्स के द्वारा होगा। और रोडोफाइट्स में भी क्या होगा, स्पोर्ट्स के द्वारा होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लोरोफाइसिन की बात करें तो हम लोग आगे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके बारे में, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और यूगेमी, तीनों पाए जाएंगे इसमें, आइसो एंड आइसोगेमी एंड यूगेमी, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, इसमें तीनों पाए जाएंगे। फियोफाइट्स में भी क्या होता है कि आइसोगेमी आइसोगेमी एंड यूगेमी, तो तीनों पाया जाते हैं। लेकिन यहाँ रोडोफाइसिन में क्या होता है कि सिर्फ यूगेमी पाया जाता है, उसमें भी क्या होगा कि नॉन मोटाइल गैमेट्स के स्पोर्ट्स बोल सकते हैं, इस बात में कोई डिफरेंस नहीं करता है, ठीक है, स्पोर्ट्स बोलेंगे। तो ये चीज हो गया, इन सब के बारे में तुम पढ़ लिए, पिगमेंट्स कौन सा होता है, सेल वॉल कौन सा होता है, स्टोर फूड क्या होता है, हैबिट्स क्या होते हैं, फ्लैजेला क्या होता है, रिप्रोडक्शन की स्टेप क्या होता है। अब इनके एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट है। डायग्राम आप सारे एनसीईआरटी के फॉलो करेंगे, तीनों के डायग्राम एग्जांपल दिए हुए हैं। क्लोरोफाइसिन आपको एग्जांपल दिया है वॉलवॉक्स का, यूरोथ्रिक्स का, एक बॉल जैसा दिया हुआ है वॉलवॉक्स, ठीक है, और यूरोथ्रिक्स दिया हुआ है, एकदम लंबा सा ग्रीन शेप दिखाई दे रहा है, जैसे डीएनए में देखते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड की तरह शेप दिखाई दे रहा है, याद रखने का तरीका है। तो क्लोरोफाइसिन के दो एग्जांपल दिए हुए हैं, फियोफाइसिन के तीन एग्जांपल्स वहां डायग्राम में दिए हुए हैं आपको, पोरफायरा का दिया हुआ है, ओके, लैमिनेरा का दिया हुआ है, ट्यूकस का दिया हुआ है, और रेड एल्गी में आपको एग्जांपल दिया हुआ है कि पॉलीसाइक्लिन। तो इनके एग्जांपल्स सबसे जल्दी से वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। आज हम लोग एग्जांपल बता के इसको यही खत्म करेंगे, फिर अगले लेक्चर में हम लोग ब्रायोफाइटा से स्टार्ट करेंगे। तो एग्जांपल हम कौन से जल्दी से देख लेते हैं, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, वॉलवॉक्स, स्पाइरोगारा। तो ये से एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूरोथ्रिक्स। मैं यहाँ पर निशान लगा दूँ जिसके डायग्राम आप लोग देखेंगे, यूरोथ्रिक्स के देख लें, क्लेमाइडोमोनास का ऐसे करके डायग्राम होता है, दो फ्लैजेला होते हैं, बीच में न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, प्लास्टिड होते हैं, ये आपका क्लेमाइडोमोनास का है। वॉलवॉक्स का ऐसे करके बोल दिया हुआ है, इसके अंदर कॉलोनी बनाई हुई है, कॉलोनी के अंदर डॉटर कॉलोनी आपको मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है, डॉटर कॉलोनी आपको मिल जाएगी। तो दो डायग्राम आपको दिए हुए हैं, यूरोथ्रिक्स में ऐसे लंबा शेप दिया हुआ है, ठीक है, तो यूरोथ्रिक्स हो गया। फियोफाइट्स के एग्जांपल कौन कौन से, फियोफाइट्स के एग्जांपल बड़े सिंपल है, लैमिनेरिया हम लोग जो पढ़े थे, लैमिनेरिया, सारगासम, एक्टोकार्पस, कैल एंड द फ्यूकस, ये इसके एग्जांपल है आपके फियोफाइट्स। रोडोफाइट्स के एग्जांपल कौन कौन से वो भी देख लेते हैं एक बार। रोडोफाइट्स के एग्जांपल बड़े सिंपल है, पी पी डी जी, यानी पॉलीसाइक्लिन, पॉलीसाइक्लिन, पोरफायरा, ज़िलेडियम एंड द ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया। तो ये एग्जांपल्स हो गए। एक ट्रिक याद रखना है, पीपीजीजी रोडोफाइट्स के लिए। तो आपको उम्मीद करता हूँ तो आपको एलकेएस समझना आ गया होगा, कंपैरिजन समझना आ गया होगा, तीनों में क्या कंपैरिजन है, ठीक है, तीनों के हैबिट्स, पिगमेंट, सेल वॉल, स्टोर फूड, फ्लैजेला, प्रोटीन में क्या कंपैरिजन है, एग्जांपल्स मैंने लिख दिए हैं, एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल्स मैंने क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा से, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, टाटा बाय।